बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेज, पाकिस्तान बनने के बाद जो यहाँ पर सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल फेज जो यहाँ पर अप्लाई हुए थे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये 1947 से 1958 यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहला मार्शल लॉ लगने तक ये पूरा फेज जो है ना हमारा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट फेज है और इसका सेकंड फेज भी होगा। इसका फर्स्ट फेज का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? ये सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत कोई भी रियासत ऑपरेट की जाती है। अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं जी अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट, एक रियासत के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसको कि इसके तहत कोई भी रियासत गवर्न की जाए, यानी कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या जो प्रेसिडेंट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि उसको कैसे चलाया जाएगा, इसको हम ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। सेकंड ये है कि जी वो डॉक्ट्राइन, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन एंड प्रैक्टिसेस, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट। किसी भी रियासत जो कि सियासी रियासत है उसके फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स कैसे बनाए जाते हैं और उसकी बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन और उसके प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके बारे में हम आमतौर पर एग्जांपल देते हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स की, वैसे यूनाइटेड किंगडम की भी हो सकती है, एक और भी हो सकती है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि जी ये दुनिया में एक खास मुकाम इसका है, हम आगे डिटेल से उसके बारे में खासा हम पढ़ेंगे भी। और ये रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस होती है कि इसकी तहत मुल्क को या किसी रियासत को चलाने का प्रोसीजर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंश्योर करता है दोज हु मेक डिसीजन को लेगा और द बिहाफ ऑफ द पब्लिक, आवाम के बिहाफ पर डिसीजन कौन लेगा और जो डिसीजन लेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पब्लिक ओपिनियन के, यानी कि आवाम के बिहाफ पर आवाम के नुमाइंदे, वो नुमाइंदे जिनको आवाम वोट देगी और चुनेगी, असेंबली में पहुंचेंगे, वो इसके बारे में फैसला करेंगे, वो डिसीजन लेंगे। इट आल्सो सेट आउट द वे इन विच दोज हु एक्सरसाइज पावर, ये भी बताया जाता है कि जी वो जो ताकत है, जो इक़्तिदार की ताकत है, वो एक्सरसाइज कैसे होगी। और फिर ये अकाउंटेबल भी है पीपल के सामने। आमतौर पर एक मखसूस टाइम के बाद ये लोग जो है गवर्न करने के बाद या सर्व करने के बाद आवाम के पास दोबारा जाते हैं ताकि आवाम से राय ली जा सके कि क्या हमने प्रॉपर काम किया और उसको कैसे हमने आगे चलाना है। अच्छा जी, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिटन का लफ्ज़ी मतलब यहाँ पर लिखा, रिटन से हम मुराद ये ले रहे हैं कि लिखा हुआ, और अनरिटन से मुराद है जो कि लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डेफिनेशन है रिटन का, वो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि असेंबली से अप्रूव्ड है, पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है, और अनरिटन से मुराद है जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव्ड नहीं है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है। और अनरिटन जैसे कि इंग्लैंड, बरतानिया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन, यानी कि इनकी रवायात हैं, ये असेंबली से अप्रूव्ड नहीं है। जो असेंबली से अप्रूव्ड है वो बहुत थोड़े से लॉज हैं, और वैसे बाकी चीज़ उनकी भी लिखी हुई है, लेकिन वो जो है ना पार्लियामेंट से अप्रूव्ड नहीं, इसलिए उनको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल दुनिया में बेहतरीन जो है ना वो यूएस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ली जाती है कि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल आप जैसे लाइक पाकिस्तान की ले लें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि जल्दी हो जाती है। अच्छा, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, ऐसी रियासत जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हों, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया। यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट्स हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो कि रियासत यूनिटरी हो, यानी कि यूनिटरी स्टेट ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश में भी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, डिक्टेटर्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनकी अपनी मर्जी होती है, इसलिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन
एंड मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन यानी कि वो अवाम की मर्जी के मुताबिक लिखा हुआ, और मोनार्कियल से मुराद हम वो लेते हैं जिसमें बादशाहत का कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, मतलब एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं शाही खानदान का आगे ट्रांसफर होना है, जैसे कि बरतानिया है, जैसा कि जापान है, जैसा कि थाईलैंड है, बादशाह चल रही है। लेकिन ये जो कंट्रीज है यहाँ पर डेमोक्रेसी का सिस्टम भी काफ़ी बेहतर चल रहा है। इसके बाद जैसा कि मिडिल ईस्ट है, इधर भी मोनार्कियल सिस्टम है, यहाँ पर बादशाह तो चल रही है लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं जितना कि बरतानिया की हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा मलेशिया दुनिया का एक और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बादशाहत जो है ना इलेक्टेड होके आता है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट समझें कि वहाँ पर उनका वो बादशाह उसको कहते हैं, और वो इलेक्टेड होकर आता है मखसूस टर्म के बाद। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इनके वो रियासतें जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सेटअप हो, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि ईरान, जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया, यहाँ प्रेसिडेंशियल ये स्टेट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंशियल है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया, जैसे कि बरतानिया, इंग्लैंड, यहाँ पर पार्लियामेंट्री है, यहाँ पर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा होते हैं। बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना बरतानिया गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर लिया था, बल्कि हमने पीछे पढ़ा भी था कि बरतानिया को ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पड़े, उसने ऐसे एग्रीमेंट्स किए थे तो उसने डिसाइड कर लिया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपनी तमाम कॉलोनीज़ को छोड़ देगा। डेफिनेटली उसमें इंडियन कॉलोनी भी शामिल थी, और ये बरतानिया की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव भी कर लिया था। इंडियन एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की खूबी है कि कोई भी चीज़ होती है वो पार्लियामेंट से अप्रूव ज़रूर कराते हैं। तो बरतानिया का जो बादशाह था क्राउन, उसने ये तय कर लिया कि जी उसकी जो सॉवरेनिटी पावर्स हैं, जो इक़्तिदार की ताकत है, वो हिंदुस्तान में उसकी पावर है, वो ट्रांसफ़र कर देगा। वहाँ पर जो दो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट्स बनने जा रही हैं या डोमिनेंट कंट्रीज थी, एक इंडिया जिसको 15 अगस्त और एक पाकिस्तान जिसको 14 अगस्त को उसने इक़्तिदार ट्रांसफ़र किया। अच्छा, हुआ ये था, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ कि 1935 में जो है ना ये एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूर किया था, ब्रिटिश इंडिया ने इसी को चलाया। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट करने के बाद जो यहाँ के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उसके मुताबिक जो है ना इसमें कुछ तब्दीली कर दी, कि कोई चेंज ले आए और उनको कहा जी आप 1947 में इसको अप्लाई करते, और यहाँ पर दोनों रियासतों ने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो है ना दोनों को ये कहा कि ये आप इंटरम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, यानी कि आप फौरी तौर पर, जब पाकिस्तान ने बनाया था पाकिस्तान बस कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या जी इसी को चला लें, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। इंडिया से भी कहा उस वक्त तक बना लें, और until their respective constituent assemblies adopted their own constitution, जब तक आपकी assemblies आपके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती तब तक ये आप इसको अप्लाई कर ले और इसके मुताबिक काम करें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पाकिस्तान में 1949 में एक करारदाद पास हुई थी जिसे करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये 12 मार्च 1949 को ये अप्रूव हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर खान अली खान, ठीक है। और इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसमें हमने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान का जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी बेस यही होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो चीज़ें हमने डिसाइड कर दी हैं इसी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जब भी 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने बाद में बनाए, तीनों की बेस जो है ना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही थी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब बरतानिया यहाँ से गया तो डेफिनेटली वो हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी दे के गया। हमने उनसे कहा कि डेमोक्रेसी वेस्टर्न ही हम चलाएंगे, लेकिन 100% वो सेटअप हम नहीं चला सकते। हम डेफिनेटली इसमें इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम भी इंक्लूड करेंगे, दोनों सिस्टम मिलाकर हम यहाँ पे चलाएंगे, और हमने फिर ऐसा ही किया। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रीएम्बल है जी कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के भी इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया, 62 में भी किया गया, 73 में भी किया गया, यहाँ तक कि 8वीं तरमीम, बड़ी मशहूर तरमीम कहा जाता है जी 1985 में, ये उसके बाद भी ये चीज़ें शामिल हैं। या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये चीज़ें इसी तरह ही शामिल हैं
कि ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जो है ये आपका इफ्तिताइया के तौर पर है, इसके बगैर आप चला नहीं सकते कंट्रीज। अच्छा, ये हमने पहले पढ़ लिया था कि ये यहाँ की अंडर जो है काम होगा। इसके मेन फीचर क्या है? हमने डिसाइड किया कि सॉवरेनिटी जो है ना बिलोंग्स टू अल्लाह, पूरी कायनात उसी की बनाई हुई है, वो हाकिम आला है और वही उसी का ही हुक्म यहाँ पर चलेगा। अच्छा, लेकिन क्या होगा जी, रियासत के जो लोग हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत, जो पावर उनके पास अल्लाह ताला ने ग्रांट किया हुकूमत को चलाने के लिए, अपने राय देने के लिए, वो डेलीगेट करेंगे जी कुछ अथॉरिटीज़ को, ठीक है। और वो अथॉरिटीज़ जो है ना, आप ये समझ लें कि उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो ये चलाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है शुड बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पाकिस्तान की जो आइन साज असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनाएगी। तो रियासत के जो इख्तियारात हैं वो कैसे चलाए जाएंगे, एक्सरसाइज कैसे किए जाएंगे जी, वो रिप्रेजेंटेटिव जो कि आवाम से वोट लेकर आएंगे, जो चुने जाएंगे, आवाम जिनको वोट देगी वो एक मखसूस टाइम के लिए। अच्छा जी, कौन कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई किया जाएगा जी? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है जी, फ्रीडम का प्रिंसिपल है, इक्वलिटी होगी, टॉलरेंस होगा, सोशल जस्टिस हो गया, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जी सारे के सारे इस्लाम के रूल्स के मुताबिक ही इसको हम चलाएंगे। डेफिनेटली मुसलमान जो है ना वो अपनी ज़िंदगियाँ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना की जो टीचिंग है उसके मुताबिक यहाँ पर चलाएंगे, जो रहेंगे। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको राइट होगा कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपना जो है ना अपना सेटअप चलाएंगे। पाकिस्तान में हमने डिसाइड किया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमेशा, और इसके जो यूनिट्स हैं उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है इख्तियार देंगे। शुरू में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो हिस्से थे। वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर जो है ना एक 1 यूनिट सूबा बना दिया गया, उसके बाद फिर ख़त्म कर दिया गया, फिर हम ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म भी हो गया, वो अलग हो गया, तो वेस्ट पाकिस्तान अकेला जो है ये पाकिस्तान बन गया। तो यह है कि जितने भी इसके सूबे थे, चाहे 2 रखें या ज़्यादा रखें या 4 हैं, अगर हम और भी कुछ सूबे बना लें, जितने भी उनको हम मैक्सिमम ऑटोनमस हम उसको इख्तियार देंगे कि कोई भी सूबा अपने अंदर के इंटरनल अफेयर जो है ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो चलाए। आजकल भी बहुत कुछ अमेंडमेंट जो है बड़ी मशहूर चल रही है, तो फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जी फंडामेंटल राइट्स इसमें शामिल होंगे जी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जी कि आप सब कुछ लॉ में बराबर हैं, सोशल लॉज इनको कंप्लीट किए जाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन सब्जेक्ट टू द लॉ, पब्लिक मोरालिटी, ये तमाम जो है ना पाकिस्तान की रियासत के लोगों को दी जाएगी। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के लोगों के इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट, फिर वो इलाके जो कि बैकवर्ड रह गए हैं उनके इंटरेस्ट, और वो इलाके जो कि डिप्रेस्ड है, वहाँ पे जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनके इंटरेस्ट को वो सेफ गार्ड होगी, इनकी हिफाजत करेगी। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद, जुडिशरी आज़ादाना तौर पर काम करेगी और खुद मुख्तार होगी। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जितना भी इलाका है, जितनी भी टेरिटरी है, उसकी सोवरेनिटी जो है ना इसको सेफ गार्ड, इसकी हिफाजत की जाएगी हमेशा। पीपल ऑफ पाकिस्तान है ये रहेंगे जी, प्रॉस्पर रहने की कोशिश करेंगे, अटेन किया जाएगा जी इनके राइट्स को, इनकी ऑनर को दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम के दौरान, और ये दुनिया में पीस कायम करने में, प्रोग्रेस में, हैप्पीनेस में, ह्यूमैनिटी में, ये दुनिया में इंटरनेशनल पीस के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर काम करेंगे। लो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।